हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो साथियों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। उन न्यू स्टूडेंट, न्यू एस्पिरेंट्स को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि साथियों यहाँ पे बिहार एसएससी की कंप्लीट सेट प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको जीके, जीएस, रीजनिंग तथा मैथ के उन सारे प्रश्न को, कुल 150 प्रश्न को साथियों 2 भागों में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और कराई जा रही है। यह कंटिन्यू चलेगी जब तक एग्जामिनेशन कंप्लीट आपका नहीं हो जाता है, तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं सेट नंबर 9 का जीके, जीएस के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। देखिए साथियों, भारतीय संविधान जो है उसके अनुच्छेद 74(1) के माध्यम से, 74 सब सेक्शन 1 के माध्यम से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, उसके माध्यम से राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद गठित की जाती है, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो यह जो संरक्षण प्रदान करता है वह शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 24 के माध्यम से यह व्यवस्था किया गया है कि जितने भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उन्हें जो है वह भारी काम पे या किसी भी जो जिसमें उनको अधिक श्रम लगता है उनको उसमें नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, वो ऐसा अगर किसी भी कंपनी अथवा किसी भी फर्म के द्वारा ऐसा करवाया जाता है तो इसे कानूनी अपराध माना जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, लोकतांत्रिक पूंजीवाद, जिसे डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म कहते हैं, यह जो है सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है। यह किस देश से प्रभावित है? तो साथियों यह अमेरिका के देश से जो है यह प्रभावित है। कैसे? तो लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना प्रभावित रहा है अमेरिका देश से। कैसे? तो सर विश्वेश्वरैया योजना 1934 में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था, औद्योगिकीकरण, उस समय 1934 में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया गया था, विशेष फोकस किया गया था। उसके अनुसार राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा सर विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों 1934 में यह विशेष बल दिया गया था किस पे? आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था। प्रश्न संख्या 4, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी एक अनुदान यानी कि सब्सिडी का प्रावधान यह कौन संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसे करता है राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज के अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए अनुदान का प्रावधान राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत और साथियों 243 के वाई के द्वारा किया जाता है। सब सेक्शन वाई के अंतर्गत इस राज्य वित्त आयोग का जो है प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, और इसके अलावा आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो यह साथियों यह घटित हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान।
आपसे पूछा जाएगा साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो साथियों आपको याद होगा 51 से 56, ठीक है, यानी कि 1951 से 1956 के दौरान प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी और यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो साथियों 1956 से 61 तक था, है ना, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। चूँकि यह जो दो है साथियों, वैसे तो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, पर फिर भी इन दो प्रश्नों को एग्जामिनेशन क्या कर रहा है कि बार बार पूछ रहा है, तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, कंप्लीट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा गया है। तो साथियों भारतीय क्रांतिकारियों की माता जो है मैडम भिकाजी कामा को कहा गया है। इन्हीं के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ड में, ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ड में तिरंगा को फहराया गया था, यानी कि भारतीय झंडा को फहराया गया था 1907 में। तो इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे साथियों तो अरुणा आसफ अली को वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता है। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। प्रश्न संख्या 7। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा क्या होता है, एक अस्थाई सदन है, ठीक है। अस्थाई बोले तो यह कभी साथियों इसका विघटन नहीं हो सकता है, यह भंग नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल की साथियों अगर बात करेंगे तो उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। उनका कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 1/3 सदस्य जो है वह क्या हो जाते हैं, वह आपको रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और 1/3 सदस्यों को जो है मनोनीत फिर से किया जाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि जो है राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में राज्यसभा के 233 सदस्यों का चुनाव राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इससे पहले अगर प्रश्न आपसे यह पूछा जाए साथियों राज्यसभा में बिहार का कितना सीट है, यानी कितना प्रतिनिधित्व है, तो बिहार 16 है। सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, जहाँ से सबसे ज़्यादा 31 जो है सदस्य हैं राज्यसभा के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था साथियों 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में ही प्रारंभ किया गया था। इस प्रश्न का फिलहाल उत्तर हो जाएगा मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 9। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। क्या इसमें से ऑप्शन में से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। अब देखिए प्रति व्यक्ति निम्न आय, यह जो है साथियों, अब कोई भी पिछड़ा देश रहेगा तो वहाँ पे एक प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, निम्न होगा। अगर निम्न नहीं होगा बढ़िया होगा तो क्या होगा, पिछड़ा नहीं होगा। तो यह तो नहीं है, ठीक है। उच्च मृत्यु दर होगा, वहाँ पे ज़्यादा जो है डेथ रहेगा। उच्च निरक्षरता रहेगी, यानी कि जो साथियों पिछड़े देश होंगे वहाँ पे साक्षरता कम होगी, तो यह सब तो ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, यह साथियों इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पे अधिक लोग लगे रहते हैं, जो गरीब देश रहते हैं ना, तो वहाँ साथियों यानी कि खेती, ठीक है, खेती पशुपालन और माइंस, जिसको खनन के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सब प्राथमिक क्षेत्र में काउंट होते हैं और इसमें अधिक लोग यहाँ पे लगे रहते हैं। तो साथियों यह प्राथमिक क्षेत्र में है, जो वहाँ पे निम्न नहीं अधिक लोग लगे रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। इसकी आधिकारिक भाषा साथियों बांग्ला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा।
इसके अलावा अगर बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी ढाका है। और साथियों, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और यह सीमा का लंबाई है 4000 यानी कि 4096 ठीक है। देखिए यहाँ पे होगा 4000 साथियों, 4096.7 किलोमीटर यानी कि 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। यह सबसे लंबी साझा जो है भारत का बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा होता है। प्रश्न संख्या 11, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो साथियों आप देखते होइएगा राज्य जो है पंचायत चुनाव होता है। पंचायत चुनाव की अगर बात करेंगे तो इसमें साथियों हम यानी कि जनता के द्वारा किसे चुना जाता है? मुखिया को चुना जाता है, ठीक है, इलेक्शन होता है। साथ ही साथ पंचायत समिति का होता है, साथ ही साथ सरपंच का होता है, फिर साथियों वार्ड का होता है, फिर साथियों पंच का होता है। तो सभी यह पंचायती प्रक्रिया के दौरान होता है। तो यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो साथियों इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे तो यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो अगर बात करेंगे तो यह साथियों 2350 से 1750 बीसी मानी जाती है। 2350 से 1750 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यह मानी जाती है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी और भारत में द्वितीय शहरीकरण 6ठी सदी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 14, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र की बात करेंगे तो यह हो जाएगा अमरावती, ठीक है, अमरावती यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अमरावती स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया था, यानी इसको बनाने का काम हुआ था सातवाहन के समय, सातवाहन काल में इसे बनाया गया था। इसके अलावा यह जो है इसका ऊपरी आवरण मार्बल का बना हुआ है। सांची के स्तूप की बात करेंगे तो इसे अशोक के द्वारा बनवाया गया है। प्रश्न संख्या 15, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? साथियों यहाँ पे प्रश्न है महरौली अभिलेख से पूछा गया है। तो साथियों इसके द्वारा हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी। और यह महरौली लौह स्तंभ जो है साथियों यह आपका दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में यह स्थित है। महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र के विजय अभियान की चर्चा की गई है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। महरौली के लौह स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है, ठीक है, जंग के न लगना जो है यह भी साथियों आज के समय में भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में साथियों कह रहा है कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इस शब्द वेदांत का यूज साथियों उपनिषद के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात वेदों के मूल भाव को टीकाकरण द्वारा समझा गया है जिसे हम उपनिषद कहते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है जिसका कोई साथियों सीमा नहीं है, असीम ज्ञान, ठीक है, असीम ज्ञान यानी कि बहुत ही डीपली। उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना। और साथियों उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि की विस्तृत विवेचना की गई है। मुंडकोपनिषद से भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते को लिया गया है। प्रश्न संख्या 17, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक साल, ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। और साथियों 10 सितंबर की अगर बात करेंगे तो 10 सितंबर को आत्महत्या यानी कि सुसाइड जो है ना, आत्महत्या
रोकथाम दिवस मनाया जाता है? आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18। साथियों, इस तरीके से हम लोग पूरे करंट अफेयर्स को जितना भी इसमें करंट अफेयर्स है और जीके जीएस के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को तो कवर करेंगे, लेकिन साथियों अगले वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न को यहाँ पे कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी पूरे सेशन को साथियों वॉच करेंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न आप एग्जामिनेशन में अच्छे से कर पाएंगे सॉल्व, वह आपके लिए बेहतर होगा, और जो छूट जाएगा, जिसमें परेशानी होगी, जिसे आप अभी भी नज़रअंदाज करते हैं, तो वह आपका 1 नंबर से सिलेक्शन हो सकता है छूट जाए। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, सेशन को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। और अगर आप किसी तरीके का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथियों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे साथियों 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, और कह रहा है कि कौन सा सही है। तो पहले पढ़ते हैं। कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि कॉफ़ी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। तीसरा है साथियों कि ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर जो है, फैक्टर ऑफ शेड महत्वपूर्ण है। तो एक ऑप्शन हमें मिला, ऑप्शन नंबर सी, यह बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। ऊंचाई जो है वह महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ शेड, यानी कि छाया वहाँ पे महत्वपूर्ण इसके उत्पादन में भूमिका अदा करती है। प्रश्न संख्या 19 गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो इसे पूरे 1 वर्ष लगते हैं साथियों, अर्थात 12 माह लगते हैं कंप्लीट होने में, तैयार होने में। गन्ने की फसल के लिए अगर बात करें मौसम की, तो 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 120 सेंटीमीटर का वर्षा आवश्यक होता है। भारत को गन्ना का जन्मभूमि भी कहा जाता है, और दक्षिण भारत के गन्ना में सबसे ज़्यादा रस होता है, मिठास होती है वहाँ के गन्ना में, वहाँ की क्वालिटी सबसे बेहतर होती है। गन्ना से चीनी बनाने के क्रम में जो अवशिष्ट पदार्थ का एल्कोहल मिलता है, वह उद्योग में, एल्कोहल उद्योग में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? साथियों इसमें से कौन सा फसल रबी नहीं है, अर्थात खरीफ का फसल है? तो साथियों मक्का की अगर बात करेंगे तो यह खरीफ का फसल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। यह साथियों गर्मी के समय में क्या किया जाता है, उपजाया जाता है, और ठंड के समय में इसे हटा लिया जाता है। प्रश्न संख्या 21 भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो यह साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध जो कि हुआ था साथियों 1191 में, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी को क्या किया था, पराजित किया था। और 1192 में, ठीक है, 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें जो है वह पराजित हो गए थे। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावड़ के युद्ध में जयचंद को भी पराजित किया था। और पृथ्वीराज रासो के द्वारा आपको याद होगा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है चंदवड़ दाई। पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो इसके रचयिता है, इसके लेखक है चंदवड़ दाई, चंदवड़ दाई। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो यह किया गया था साथियों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक जो है उसके काल में कुल 1,80,000 से भी, ऐसे तो डाटा कह रहा है कि 1,80,000 से भी ज़्यादा वहाँ पे गुलाम हुआ करते थे। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हुआ करता था। फिरोज शाह के द्वारा साथियों दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की गई थी। किसके लिए? यह दास के लिए। दीवान ए बंदगान। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23
23वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। तो यह साथियों मैसूर के द्वारा स्वीकार इसे नहीं किया गया था। इसे स्वीकार किया गया था हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। सबसे पहले हैदराबाद का जो निज़ाम था उसके द्वारा 1798 में इसे स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, जबकि मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इस सहायक संधि की बात करेंगे तो इस सहायक संधि का जो है जन्मदाता कहिए या लागू करने वाला कहिए तो यह साथियों लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करता था। लॉर्ड वेलेस्ली यह सहायक संधि को अप्लाई करने वाला था, लागू करने वाला था। सहायक संधि करने वाले राज्यों का संरक्षण अंग्रेज कंपनी के द्वारा किया जाता था और अवध के नवाब सादत अली खान ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। प्रश्न संख्या 24, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। साथियों रॉलेट एक्ट के समय जो रॉलेट एक्ट हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा साथियों वह क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो साथियों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और साथियों यह 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गया था। प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो साथियों कल्पना चावला के सम्मान में जो है वह अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, कल्पना चावला के सम्मान में। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी जो कि अंतरिक्ष यात्री थी। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो है उन्हें यह गौरव प्रदान हुआ है। कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया यान की दुर्घटना में हो गई थी। प्रश्न संख्या 26, डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। तो साथियों इसका लैंडिंग हुआ था 30 अगस्त 2023 को। इसके साथ भारत जो है वह साथियों साउथ पोल पे लैंड करने वाला जो है साथियों पहला देश बन गया और साथियों कुल मिला के जो है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना था। प्रथम देश दक्षिणी ध्रुव के लिहाज से बना था। इसके अलावा साथियों इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था साथियों? तो इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। प्रश्न संख्या 27, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो यह पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। 24 जुलाई 2023 को हमारी राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू है और यह 15वीं राष्ट्रपति है। साथियों यह संथाल जनजाति से बिलोंग करती है और उड़ीसा की रहने वाली हैं। इनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को प्रदान किया गया है। भारतीय मूल के प्रोफेसर जोइत गुप्ता को डच सरकार के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO स्पिनोजा प्राइज से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 28, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा साथियों यह लक्ष्य जो है 2023 तक का रखा गया था, जिसके अंतर्गत कालाजार को समाप्त करने का यह टारगेट था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 29, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध साथियों बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 30, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की बात कह रहा है साथियों, उसके प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ के प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा बिहार से संबंधित है और बिहार के
भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले हैं रवि सिन्हा। प्रश्न संख्या 31, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है साथियों दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व की अगर बात करेंगे उसके लिहाज से सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है। विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहता है और विश्व की सर्वाधिक आबादी एशिया महादेश में निवास करती है। विश्व का 36% से अधिक आबादी केवल भारत और चाइना को मिलाकर है। 2011 के जनगणना के अनुसार साथियों भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। अगर साथियों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार उसके लिहाज से सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय साथियों देहरादून में पड़ता है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 33, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो साथियों भू विक्षेपी पवन जो है इसको भू विक्षेपी पवन यानी कि जियोट्रॉपिक विंड्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक पवन अस्थायी पवन होती है और वायु की जो गतिशीलता होती है, गतिशील अवस्था, उसे ही पवन कहते हैं। प्रश्न संख्या 34, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो साथियों 111 मीटर दूरी होती है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की। ऑप्शन नंबर सी। विषुवत रेखा पर अगर बात करेंगे तो विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। प्रश्न संख्या 35, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसे B.S. मिन्हास के द्वारा लिखा गया है। द पाथ टू पावर पुस्तक मार्गरेट थैचर के द्वारा लिखा गया है। फिलहाल प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे B.S. मिन्हास। प्रश्न संख्या 36, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें साथियों तो साथियों इसका पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी, इसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है इसे। इसका मुख्यालय आपको पता है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और साथियों ब्रेट्स वुड्स सम्मेलन 1944 के निर्णय के आधार पर विश्व बैंक की स्थापना जो है वह 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी के द्वारा पराजित किया गया था? तो साथियों यह नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर यहाँ से नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है, उनके द्वारा इनको हरा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38, 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो साथियों यह 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच जो विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था यह राजस्थान के जयपुर में किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इस पुस्तक को शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। यहाँ अजय की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम साथियों अजय था। ठीक है, उनका बचपन का नाम था अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट था नाम योगी आदित्यनाथ के बचपन का।
तो इसी के ऊपर आधारित पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ और इसे शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 40, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो साथियों इस विजयलक्ष्मी जो है वह शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। और यह साथियों हम्पी कोनेरू की अगर बात करेंगे तो साथियों हम्पी कोनेरू जो है सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में महिला के लिहाज से बात करें तो सबसे कम उम्र में यह ग्रैंड मास्टर बनी थी। तो एक बार इसे आप चेक कर लेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सबसे कम उम्र में शायद यह महिला के लिहाज से जो है ग्रैंड मास्टर बनी थी, ग्रैंड मास्टर बनी थी। तो आप इसे एक बार चेक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है वह इस्लाम के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। सूफी आंदोलन इस्लाम का उदारवादी आंदोलन है और चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय सूफी आंदोलन है। प्रश्न संख्या 42, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? तो साथियों जो पिछड़ा देश रहेगा आप बताइए वहाँ पे इनकम कम होगा तो प्रति व्यक्ति निम्न आय होगी, निम्न मृत्यु दर होगी। नहीं साथियों, वहाँ पे क्या होगा, जहाँ जो पिछड़ा देश होगा वहाँ पे क्या होगा, मृत्यु दर की अगर बात करेंगे तो वहाँ मृत्यु दर भी अधिक होगा। वहाँ पे निरक्षर लोग ज़्यादा रहेंगे यानी कि साक्षर लोग, एडुकेटेड लोगों की संख्या कम होगी। और साथियों यहाँ पे एक बार इसे भी आप चेक करेंगे, निम्न मृत्यु दर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो अनडेवलपमेंट कंट्री रहते हैं यानी पिछड़े देश रहते हैं वहाँ पे मृत्यु दर भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो एक बार इसे आप चेक करेंगे। फिलहाल इसी लिहाज से आपका अगर यह भी सही होता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 43, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है साथियों? तो यह आपका स्थित है गुजरात में। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 44, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो अगर आप नेपाल का फ्लैग देखे होइएगा, नेशनल फ्लैग नेपाल का, तो देखे होइएगा साथियों इस टाइप का रहता है, ट्रायंगुलर टाइप का, देखिए इस टाइप का रहता है, ठीक है, इस टाइप का रहता है उसका झंडा। एक झंडे में, एक फ्लैग में दोहरा त्रिभुज रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा। अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठल नाथ ने की थी और वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का विस्तार किया था। प्रश्न संख्या 46, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो साथियों 1936 में आपका जो है वह उड़ीसा अलग हुआ था और 2000 में झारखंड अलग हो गया था। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा, यानी कि बिहार बंगाल एक ही था ना, तो इसकी घोषणा साथियों 1911 में हुई थी और 1912 में जो है वह बिहार बंगाल से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी साथियों 26 अप्रैल 1858 को और यह साथियों जगदीशपुर के ज़मींदार हुआ करते थे। जगदीशपुर के ज़मींदार हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका संबंध साथियों परमार वंश से था। इनका संबंध जो है वह परमार वंश से था। प्रश्न संख्या 48, 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो साथियों वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है वह पटना था। ऑप्शन नंबर बी। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ एक आंदोलन हुआ करता था और पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता जो था वह इनायत अली था। इनायत अली इसका मुख्य नेता था। वहाबी आंदोलन को अंतिम रूप से एल्गिन प्रथम ने 1863 ईस्वी में सिस्तान के युद्ध में पराजित करके इसे क्या कर दिया था? मंद कर दिया था। इस आंदोलन को धीमा कर दिया था। प्रश्न संख्या 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की
त्रिमूर्ति में से एक है। साथियों यहाँ पे त्यागराज की अगर बात करेंगे तो त्यागराज कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। त्यागराज को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति ये उनमें से 3 त्रिमूर्ति थे, जैसे कि कौन, एक त्यागराज थे, दूसरा साथियों मुथुस्वामी दीक्षितार थे और तीसरा आपका श्यामी शास्त्री थे। तो इन तीनों में एक यह थे त्यागराज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो साथियों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं 1 किलोमीटर प्रति वर्ग मीटर में, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में अधिक से अधिक लोग रहते हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो है यह आपका शिवहर में है। शिवहर की बात करें तो यहाँ साथियों प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर की अगर बात करेंगे तो 1880 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अगर न्यूनतम अगर बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की साथियों अगर बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका कैमूर हो जाएगा, जहाँ पे साथियों 488 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और यह साथियों यह जो डाटा आपको एक सामने प्रस्तुत हो रहा है वह 2011 के जनगणना के अनुसार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 51। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? साथियों वहाँ पे वायुमंडल होता ही नहीं है, ठीक है, वायुमंडल होता ही नहीं है। तो साथियों यहाँ पे हमें चंद्रमा पर विस्फोट की कोई आवाज़ वहाँ से नहीं आएगी, यानी कि सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई? वहाँ से आवाज़ ही नहीं आएगी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 52। जल की कठोरता किसके कारण होती है? किसके कारण जो है वह जल कठोर होता है? तो साथियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण जो है यह कठोर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जल की जो अस्थाई में अंतर होता है, ठीक है। जल की जो अस्थाई कठोरता होती है उसे आप उबाल के, यानी कि जब पानी को आप उबालेंगे तो उससे उसकी अस्थाई कठोरता को आप दूर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 53। भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज़ के साथ बदलने का फैसला किया गया है? यानी कि भारतीय रक्षा मंत्रालय जो है वह साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाएंगे और स्वदेशी विकसित जो है वह विंडोज़ उसके साथ क्या करेंगे? अटैच्ड करेंगे, उसको उसमें इंक्लूड करेंगे। तो यह है ऑप्शन बी माया जो है भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इंक्लूड किया गया है। माया भारत में पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया गया था। प्रश्न संख्या 54। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है, तो वायु क्या है साथियों? मिश्रण है, ठीक है, वायु जो है मिश्रण है। प्रश्न संख्या 55। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? आप सुनते होंगे साथियों कि जो है ये इंसुलिन की जिसको कमी हो जाती है उसको इंसुलिन अलग से चढ़वाना पड़ता है, तो उसे साथियों डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर डायबिटीज़ नहीं रहे तो मधुमेह भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा साथियों यह जो है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलती है और अग्नाशय की जो लैंगरहैंस दीपिका होती है उसके बीटा कोशिका के द्वारा जो है यह इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा 1921 में किया गया था। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने का कार्य संपादित करता है और रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ेगी साथियों, तो जाहिर सी बात है मधुमेह होगा, यानी कि डायबिटीज होगा। प्रश्न संख्या 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? किस टेम्परेचर पर जो है वह H2O उसका घनत्व अधिकतम हो जाता है? तो साथियों 39.2
डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, इस स्केल पर जो है H2O का घनत्व मैक्सिमम होता है। प्रश्न संख्या 57, निम्नांकित में से कौन स्तनधारी इसमें से नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है साथियों, मगरमच्छ जो है वह स्तनधारी नहीं है, जबकि मानव क्या करता है साथियों, बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है। बाघ भी वही कार्य करता है, डॉल्फिन भी स्तनधारी है। तो यहाँ पे मगरमच्छ साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है वह स्तनधारी नहीं है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वह तरंग दैर्घ्य जो है वह अवरक्त किरणों का होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रंग में अगर बात करेंगे तो रंग में लाल का तरंग दैर्घ्य जो है वह सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम साथियों अल्फा क्लोरोएसीटोफिनोन है। ऑप्शन नंबर ए। इसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड अलग हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह आपका हंसाने वाला हो गया। ठीक है, हंसाने वाला, और अश्रु गैस अलग हो गया, यह अल्फा क्लोरोएसीटोफिनोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, यदि किसी लेंस का आधा भाग यानी कि हाफ पार्ट काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा साथियों। तो उसकी चमक जो है कम हो जाएगी। कोई भी लेंस जो रहेगा, जैसे मान लीजिए इतना लेंस है, इसका आधा पार्ट को अगर आप कवर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, चमक कम जाएगा ना, जाहिर सी बात है, तो उसकी चमक कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 61, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही कहा गया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, तो रेटिना पर ही बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन जो है वह मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। तो किसके साथ आप अगर बेकिंग सोडा को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे साथियों, तो आपको ग्रीन रंग प्राप्त होगा। तो जब आप चाइना रोज के साथ बेकिंग सोडा को मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, तो आपको हरा रंग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यह रोग जो है साथियों, यह अधिकतर आपको शिशुओं में देखने को मिलता है, और यह साथियों मीथोमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण जो है बच्चा में क्या हो जाता है, उसका कलर जो है धीरे धीरे क्या पड़ने लगता है, नीला पड़ने लगता है। इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है। जल में जब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, अधिकतम हो जाती है, तब जो है यह साथियों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वह यानी कि यह देखने को मिलता है, और यह अधिकतर शिशुओं में होता है। इसके कारण जो है शिशुओं की त्वचा जो है वह नीली पड़ने लगती है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत कहा गया है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। साथियों एनीमिया जो है खून की कमी को कहते हैं, और यह इसके कारण नहीं होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा होता है। ठीक है, घेंघा होता है, और बच्चों में अगर आयोडीन की कमी है तो साथियों वह मंद बुद्धि का शिकार हो जाता है, मंद बुद्धि का शिकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही गलत हो गया, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 65, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों इस दौरान वह जल का जो पृष्ठ तनाव हो जाएगा वह घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 66, Mg2P2 और O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अब साथियों यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रश्न के तहत अगर देखेंगे इसमें P2 है ना, पूछ रहा है P की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी अधिकतम संख्या आपका 5 बनेगा, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 67, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों के द्वारा
500 जूल सौर ऊर्जा ग्रह की खोज की जाती है, 500 ऊर्जा सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधों के द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधा जो होता है यानी कि ग्रीन प्लांट होता है उसके द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि केवल डैश पौधों के द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो इस कंडीशन में साथियों 5 जूल, ठीक है, 5 जूल एब्जॉर्ब हो जाता है और बाद बाकी जो है वह पर्यावरण में लुप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 68, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। तो साथियों यह क्या करता है, उच्च धारा को निम्न धारा में बदलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्या करता है, वोल्टेज को, एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदलता है, ऑप्शन नंबर बी। यह जो है साथियों उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है। तो यह साथियों आइसोप्रीन का बहुलक होता है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी जा चुका है। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है। साधारण अस्थायी उत्तक आपका हो जाएगा मृदुतक पैरेन्काइमा। मृदुतक को पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं और यह क्या है एक साथियों सिंपल जो है परमानेंट टिश्यू है, अस्थायी उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 71, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम क्या कहा जाता है। इसे हम कंपाइलर के नाम से जानते हैं। साथियों कंपाइलर की बात करें तो यह उच्च भाषा का स्रोत है, उसमें क्या करता है पंक्ति दर पंक्ति यानी कि रॉ बाय रॉ मशीन कूट में बदल देने वाला जो है यह कार्य करता है और यह कंपाइलर होता है। प्रश्न संख्या 72, यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखेंगे तो यह कैसा दिखेगा। साथियों इस कंडीशन में यह काला रंग का दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, माइकल्स मोर्ले प्रयोग आधार बना था, यह किसके ऊपर प्रयोग किया गया था। साथियों देखिए माइकल्स मोर्ले प्रयोग जो है वह ईथर परिकल्पना यानी कि इसके जो है इसका प्रयोग अगर बात करें इसके पतन का यह आधार बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईथर परिकल्पना के पतन का, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, एक डायोड जो है वह साथियों केवल एक दिशा में चालन करता है। कोई भी एक डायोड जो है वह केवल एक ही दिशा में यह चालन करता है। प्रश्न संख्या 75, डीएनए में प्यूरिन क्षार है। डीएनए में कौन सा साथियों क्षार होता है प्यूरिन, एडेनिन व गुआनिन। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं। पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है साइटोसिन, तीसरा होता है गुआनिन और चौथा होता है आपका थायमिन। साथियों इस तरीके से सेट नंबर 9 के जितने भी आपके जीके जीएस के प्रश्न थे उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है और इसका अगला वीडियो जारी होगा जिसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो साथियों सेशन को कंप्लीट कीजिए, पूरे सेट को बनाइए, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िए, क्योंकि हर एक प्रश्न एग्ज़ाम के लिहाज से साथियों महत्वपूर्ण होता है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग इस पूरे प्रश्न को आप स्कैन कर जाइए, पूरे प्रश्न को कंप्लीट कर जाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।